हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। ये भी लीनियर अलजेब्रा का ही वीडियो है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके वीडियो से हेल्प मिल रही है पिछले वीडियो से। आज जो वीडियो है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर। ठीक है, पिछले 3 साल से लगातार हर बार एक क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेकर पूछा जाता है, तो हम थोड़ी प्रॉपर्टीज कर लेते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के पास क्या प्रॉपर्टीज है, और फिर वो 3 क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। पहले तो डेफिनेशन सिंपल सही कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड skew symmetric if A transpose is equal to माइनस। अगर ऐसा करता है मैट्रिक्स तो उस मैट्रिक्स को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज क्या हैं? अच्छा, ये देखो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हो तो क्या होता है, जो एलिमेंट ए आई जे होता है वो एलिमेंट ए जे आई की जगह पे रिप्लेस हो जाता है। हमें चाहिए कि ट्रांसपोज लूं तो मैट्रिक्स तो सेम ही रहे, बस सारे साइन बदल जाएं, प्लस वाले माइनस हो जाएं, माइनस वाले प्लस हो जाएं। तो डेफिनेशन क्या इंप्लाई करती है कि जो ए आई जे है वो माइनस टाइम्स ए जे आई होना चाहिए हर आई और जे के लिए। क्योंकि ऐसा हर आई और जे के लिए होना चाहिए, तो ये तब भी होना चाहिए जब आई और जे सेम हो। ठीक है, मतलब डायगोनल वाले एलिमेंट्स के लिए। तो अगर मैं ये इधर लेके आऊं तो 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज ए आई आई इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई। तो क्या इंप्लाई हुआ कि जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लोगे ना, तो उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 होंगी हमेशा। नेसेसरी कंडीशन। सो diagonal entries of a skew symmetric matrix is always 0. necessary। अच्छा, ट्रेस क्या होता है? डायगोनल एंट्रीज का जोड़ ही तो होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी वहां से आई सीधा सीधा कि ट्रेस जो कि होता तो है समेशन ए आई 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 फ्रॉम 1 to n, पर क्योंकि सारी डायगोनल एंट्रीज तो 0 हैं, इसका मतलब ट्रेस भी हमेशा 0 होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। डन। फोर्थ प्रॉपर्टी आप सीधा सीधा लिखो, मतलब प्रूफ नहीं कर सकते हम यहाँ पे इतने टाइम में, कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। रियल पे फोकस करना। रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स lies on y एक्सिस। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, तो वाई एक्सिस पे आते हैं। मतलब दैट इज आइदर 0 और प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी का मतलब है जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं ना, 2 + 3 आइटा, तो ऐसे नंबर जिसमें रियल पार्ट नहीं है, जैसे सिर्फ 3 आइटा, 4 आइटा, -2 आइटा, इस तरह के नंबर्स को बोला जाता है प्योरली इमेजिनरी। तो जो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं उनमें, कॉम्प्लेक्स स्क्यू सिमेट्रिक में नहीं बोल सकते, ये रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो एंट्रीज होती हैं वो वाई एक्सिस पे होती हैं, है ना। वाई एक्सिस पे ऐसे नंबर तो आते हैं 0 + 3 आइटा, 0 + 1 आइटा, मतलब या तो 0 हो सकती है क्योंकि 0 भी वाई एक्सिस पे ही आता है, या फिर प्योरली इमेजिनरी होती है। एक रिजल्ट और लिख लेते हैं। देखो, डेफिनेशन है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। दिस इंप्लाइज, अगर मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लूं
तो वो भी सेम ही आएगा। ओके, ये हमें पता है कि मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट सेम होता है, इसलिए मैं ट्रांसपोज को वापस ए से रिप्लेस कर लेता हूँ। मैट्रिक्स में नहीं रिप्लेस किया मैंने, डिटर्मिनेंट में रिप्लेस किया, क्योंकि मैट्रिक्स का और ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हमेशा सेम होता है। और वैसे डिटर्मिनेंट से अगर आपको स्केलर बाहर निकालना हो, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूं k टाइम्स a और मैं स्केलर को बाहर निकालना चाहता हूं, तो मैट्रिक्स में तो सीधा सीधा स्केलर बाहर आ जाता है, पर डिटर्मिनेंट्स में स्केलर रेज टू पावर मैट्रिक्स का साइज हो वो बाहर आता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स में से जो स्केलर होते हैं ना वो हर रो में से एक एक करके बाहर आते हैं और मैट्रिक्स में से थ्रू आउट बाहर आते हैं। तो यहां पे भी अगर मैं -1 बाहर निकालना चाहूं तो पावर लेनी पड़ेगी -1 पावर n। इस इक्वेशन को इधर लेके आओ तो आएगा 1 माइनस -1 रेज टू पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ। अब आप देखो, जब आप n को ऑड नंबर पुट करोगे, जैसे मान लो आप n को 3 पुट करते हो, तो -1 रेज टू पावर 3 तो वो -1, फिर साथ में फिर -1 तो हो गया +1, तो ये बन गया 2 टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a 0। अब डिटर्मिनेंट भी एक फील्ड का एलिमेंट है, 2 भी फील्ड का एलिमेंट है। प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो 2 0 हो या डिटर्मिनेंट 0 हो। अब 2 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो कंक्लूजन ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 इफ n इज ओड। जब भी मैं n को ओड नंबर लूंगा, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 आएगा। n क्या है? मैट्रिक्स का साइज। तो क्या प्रूव हुआ कि अगर आप ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेते हो ना, जैसे 3x3, 5x5, 7x7, उनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। इवन के लिए कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? इवन में डिटर्मिनेंट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, बट ओड में जरूर आएगा। और यहां से यह भी प्रूव हुआ, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 है तो आइगन वैल्यूज का डिटर्मिनेंट के साथ एक लिंक था ना, कि आइगन वैल्यू का 0 होना और डिटर्मिनेंट का 0 होना इफ एंड ओनली इफ। तो हम साथ के साथ ये भी लिख सकते हैं, कौन से नंबर पे थे? 5th। तो 6th पॉइंट बना, इफ n इज ओड देन 0 मस्ट बी एन आइगन। एक आइगन वैल्यू तो कंफर्म हो गई, बाकी तो मैट्रिक्स पे डिपेंड, पर 0 आइगन वैल्यू जरूर आएगी। डन। ये कुछ पॉइंट्स हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लेके जो आपको ध्यान रखने चाहिए। ये तो डेफिनेशन है, डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं हमेशा ही, फिर ट्रेस उसका 0 आएगा क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, और उसके आइगन वैल्यूज को लेके कि या तो 0 या प्योरली इमेजिनरी, इस तरह के नंबर 3 आइटा 4 आइटा ऐसे नंबर। रियल आइगन वैल्यू नहीं होती उसके पास 0 के अलावा। अगर आपके पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, वो भी रियल मैट्रिक्स जिसमें मैंने अंडरलाइन किया है, और आप चाहते हो क्या उसकी आइगन वैल्यू 3 हो सकती है, तो कभी नहीं हो सकती। अगर 0 नंबर नहीं है और रियल नंबर है तो वो आइगन वैल्यू कभी नहीं बन सकती। फिर देखा कि डिटर्मिनेंट 0 होता है जब भी मैट्रिक्स का साइज ओड होगा, और उसी से सीधा सीधा इंप्लाई हुआ कि अगर मैट्रिक्स का साइज ओड हुआ तो 0 उसकी एक आइगन वैल्यू पक्का बनेगी। तो ये रिजल्ट्स हैं, इनसे अब हम क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने हमेशा लिखे ही हुए हैं पहले से ही, जैसे 2018 में ये क्वेश्चन आया, मतलब कि M एक 3x3 नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो रियल चाहिए, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में आ जानी चाहिए। और नॉन जीरो है, ओके, मतलब मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है। और 3x3 में भी आप देख सकते हो कि ओड नंबर है ये, है ना, 3x3। तो साथ के साथ रिजल्ट से क्या ध्यान में आया? ओड नंबर है, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, 0 एक इसकी आइगन वैल्यू बन गई, ठीक है। बाकी आइगन वैल्यूज को लेके आया कि या तो आइगन वैल्यू 0 होंगी या फिर प्योरली इमेजिनरी नंबर। अब ऑप्शन देखते हैं कि वो क्या पूछता है। पहले ऑप्शन में पूछ रहा है कि मैट्रिक्स जो है वो इन्वर्टिबल होगा। तो बताओ जरा, मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा या नहीं होगा? कभी नहीं होगा ना, क्योंकि 0 आइगन वैल्यू तो कंफर्म हो गई, और अगर 0 आइगन वैल्यू कंफर्म हो गई तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हो गया 0,
और जीरो डिटर्मिनेंट है तो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। किस वजह से? क्योंकि मैट्रिक्स का साइज जो है वो एक ओड नंबर है। तो जो ए है वो फॉल्स है, एज जीरो must be an eigenvalue, so m cannot be invertible. मतलब ओड ऑर्डर के स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कभी भी इन्वर्टिबल नहीं होते। बी ऑप्शन बोल रहा है कि I प्लस एम इन्वर्टिबल होगा, I प्लस एम। तो यहां कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, तो पी लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी। मतलब फॉर पी एक्स क्या है? पी एक्स एक पॉलिनोमियल है। क्या अगर आपको मैं किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू दे दूं, जैसे मैं बताता हूं कि 2 आइगन वैल्यू है ए की, और इस ए में कोई पॉलिनोमियल दे देता हूं, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई, ये भी एक नया मैट्रिक्स ही बनेगा। इसकी आइगन वैल्यू पूछ रहा हूं, तो कह रहा कुछ नहीं करना होता, उस लैम्डा को उसी पॉलिनोमियल में पुट कर दो जिसकी हेल्प से आपने मैट्रिक्स वाली पॉलिनोमियल, तो क्या पॉलिनोमियल है वो? पॉलिनोमियल ये होगी ना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना, तभी तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस आई आया। तो अगर मुझे इसके आइगन वैल्यूज निकालनी है तो मुझे इसमें 2 पुट करना है, इसमें 2 पुट करो, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। मतलब अगर ए की आइगन वैल्यू 2 है ना, तो इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू आएगी 9। तो ऐसे हम अगर एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू गिवन हो तो उससे बनने वाली हर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू बना सकते हैं। पर कब? जब सारी मैट्रिक्स उसी ए से बननी चाहिए। देखो ये लिखा है ए स्क्वायर ए, आई को भी तो आप ए की पावर 0 लिख सकते हो ना, तो सब उस ए से ही बनाया हुआ है। अब फिर से आओ वापस ऑप्शन पे, I प्लस एम लिखा हुआ है, तो I प्लस एम के आइगन वैल्यूज मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? अगर मुझे m की आइगन वैल्यूज पता हो। अब m के आइगन वैल्यूज के बारे में आप क्या कह सकते हो? मैट्रिक्स तो दे नहीं रखा, पर प्रॉपर्टीज क्या थी? m के आइगन वैल्यू होंगे 0, अल्फा आइटा माइनस अल्फा आइटा, जहां अल्फा जो है वो रियल नंबर है। अगर अल्फा 0 हो गया तो तीनों आइगन वैल्यू 0 हो गई। अगर अल्फा 0 ना हुआ तो मुझे पता है प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर आती हैं आइगन वैल्यूज। और फिर ये भी तो रिजल्ट है कि ऐसी पॉलिनोमियल जिसके कोफिशिएंट रियल नंबर हैं, उसके जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनेगी, मैट्रिक्स तो रियल है ना, तो रियल मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स भी रियल होंगे। और अगर कोफिशिएंट्स रियल होते हैं तो कॉम्प्लेक्स रूट कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर a प्लस आइटा बी है तो a माइनस आइटा बी भी रूट होगा उसका। तो एक कंक्लूजन तो वो यूज करो, और एक ये क्या आएगा? प्योरली इमेजिनरी। तो अगर अल्फा आई है तो माइनस अल्फा आई भी होगा। ये रूट्स हैं m के, जहां पे अल्फा मैं बोल रहा हूं 0 भी हो सकता है तीनों ही 0 हों, पर एक 0 तो कंफर्म है। अब मुझे निकालनी है I प्लस एम की आइगन वैल्यूज। वो क्या आती हैं? सीधा सीधा उन आइगन वैल्यूज को उसमें पुट कर दो। तो मैं इसमें 0 पुट करता हूं अगर, तो I की जगह लिखा जाता है 1, तो आएगा 1 प्लस 0, 1 प्लस अल्फा आइटा, 1 माइनस अल्फा। ये आइगन वैल्यूज बनी I प्लस एम की। तो बताओ क्या कभी ये नंबर्स में से कुछ भी, इन तीनों नंबर्स में से कुछ भी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो है ही 1, ये 1 प्लस समथिंग है, ये 0 नहीं हो सकता, ये भी 0 नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई भी 0 नहीं, मतलब I प्लस एम के आइगन वैल्यूज कभी भी 0 नहीं आने वाली। तो I प्लस एम इज ऑलवेज इनवर्टिबल, ये सही है, क्योंकि इसकी कोई भी आइगन वैल्यू 0 नहीं आने वाली। सी में देखो, इसी को और बड़े वे से लगे, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया है, यहां होगा अल्फा आई प्लस एम।
मतलब आई के साथ ना अल्फा भी ले लिया, बाकी सब सेम है। पूछ रहे हैं क्या क्या ऐसा अल्फा ढूंढ सकते हो नॉन जीरो अल्फा ढूंढ सकते हो कि आई अल्फा प्लस एम इन्वर्टिबल ना हो। पिछले साथ ही रिलेट करो, आइगन वैल्यूज क्या आएंगी आई अल्फा प्लस एम की, तो फिर से वही। अच्छा देखो यहाँ भी अल्फा लिखा है, यहाँ भी अल्फा लिखा है, तो कंफ्यूजन ना हो जाए, हम इसको अब बीटा की तरह ट्रीट करेंगे। तो इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी अल्फा प्लस 0, अल्फा प्लस बीटा आई, अल्फा माइनस बीटा आई, है ना। ये अल्फा और ये अल्फा सेम ना हो, इस वजह से समझ लो ये लिखा है 0 बीटा आई माइनस बीटा। तो इसके आइगन वैल्यूज ये हैं। मुझे बताओ कोई ऐसी कंडीशन कि इनमें से कुछ भी ऐसा जीरो बन जाए। ये जीरो कब होगा? जब अल्फा 0 होगा। ये सब 0 कब होंगे? बीटा तो 0 होना ही चाहिए, अल्फा को भी 0 होना ही पड़ेगा, तभी ये नंबर्स 0 बनेंगे। तो इनमें से कोई भी एक 0 बनेगा। इज 0 इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज 0। मतलब अल्फा आई प्लस एम के पास 0 आइगन वैल्यू सिर्फ उसी केस में आ सकती है जब आप अल्फा को 0 लो। अल्फा को 0 लिए बिना आप 0 आइगन वैल्यू नहीं ला सकते। और अगर 0 आइगन वैल्यू नहीं ला सकते तो मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा, क्योंकि 0 आइगन वैल्यू नहीं है। तो मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा जब जब आप अल्फा नॉन जीरो यूज करोगे। और वो ऑप्शन में क्या पूछ रहा है? कह रहा है हम ऐसा अल्फा नॉन जीरो ढूंढ लेंगे कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ना हो। पर नहीं, हमने तो यह प्रूव किया ना कि अगर आप नॉन जीरो अल्फा लाओगे तो इसको इन्वर्टिबल होना ही पड़ेगा, आप नॉन इन्वर्टिबल बना ही नहीं सकते। इसका मतलब सी ऑप्शन में गलत लिखा हुआ है। क्लियर? अब डी ऑप्शन, डी में लिखा है ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल, कि इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी। हमने तो उल्टा रिजल्ट पढ़ा है कि इसकी आइगन वैल्यूज या तो 0 होंगी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगी प्योरली वाली। पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कभी रियल आएंगे नहीं, हो सकता है तीनों ही 0 आ जाएं, ऐसा हो सकता है। मैंने बोला था ना ये तीनों भी तो 0 हो सकती है, उस केस में तो हो जाएगा ना कि सारी आइगन वैल्यूज रियल है। पर ये पॉसिबल नहीं पूछ रहा, ये तो क्लेम कर रहा है, कह रहा है होगी ही होगी। ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ एम आर रियल, हमेशा ही। तो ऐसा भी जरूरी नहीं है कि सारी रियल हो। इसके लिए हमें एग्जाम्पल दिखानी पड़ेगी कि ये बात गलत है। तो मैं यहाँ क्रॉस पहले लगा देता हूँ, एग्जाम्पल लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, कि ऐसा हो सकता है कि कुछ आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स आ जाए। आप मैट्रिक्स कंसीडर करो ये वाला 0 1 -1 0, सिमेट्रिक बनाना, स्क्यू सिमेट्रिक बनाना ना मुझे, तो डायगोनल पे तो 0 लेने ही पड़ेंगे, ये एक दूसरे के नेगेटिव, बाकी मैंने 0 ले लिए। इसकी आइगन वैल्यूज निकालो आप, तो आइगन वैल्यूज निकालोगे ना m की, तो आएगी एक तो 0 आएगी, एक आयटा आएगी, एक माइनस आयटा आएगी। तो उसकी वो बात गलत होगी, वो बोलता है कि सारी आइगन वैल्यूज रियल होंगी, नहीं, आइगन वैल्यूज कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो ये था क्वेश्चन, सब क्लियर हो गया होगा? ठीक है, देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिजल्ट्स पे बेस्ड था, सीधा सीधा। ऑड ऑर्डर का है तो डिटर्मिनेंट जरूर 0 आएगा, इसलिए वो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। क्रॉस, फिर i प्लस एम इन्वर्टिबल होगा। तो i प्लस एम इन्वर्टिबल होना या ना होना, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्टिबल होना या ना होना डिपेंड करता है उसके आइगन वैल्यूज में 0 है या नहीं। तो हमने इसके आइगन वैल्यूज निकाली i प्लस एम की। तो पहले मैंने कंसेप्ट बताया थोड़ा सा कि लैम्डा अगर a की आइगन वैल्यू हो तो p लैम्डा p a की आइगन वैल्यू हो जाती है, जहां पे p क्या है? p एक पॉलिनोमियल है। तो समझाया, जैसे मान लो 2a की आइगन वैल्यू है, तो ये एक पॉलिनोमियल ही तो है, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i। इसकी आइगन वैल्यू क्या हो? कह रहा है सीधा सीधा उस 2 को बीच में पुट कर दो, जो a की आइगन वैल्यू है उसको पुट करते रहो, इससे आपको उस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यू मिलती रहेगी। तो m प्लस i भी तो एक पॉलिनोमियल ही है ना। तो मैंने पहले तो लिखी m की आइगन वैल्यूज, और हमें पता है अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है तो उसकी आइगन वैल्यूज या तो 0 होती हैं या प्योरली इमेजिनरी होती हैं। और क्योंकि ऑड ऑर्डर का था तो एक तो 0 कंफर्म थी, बाकी दो कंफर्म नहीं था, तो मैंने मान लिया अल्फा आई माइनस अल्फा आई। अब ऐसा क्यों माना एक दूसरे के नेगेटिव? क्योंकि ये भी रियल एनालिसिस में रिजल्ट है कि अगर मैं किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स रियल हो
तो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं। तो अगर अल्फा आई रूट है तो माइनस अल्फा आई भी होगा ही होगा। तो इस तरह दिखती हैं आइगन वैल्यूज। अब ये तो m की आइगन वैल्यूज हुई, तो i प्लस m की क्या होंगी, 1 प्लस 0, 1 प्लस दिस, 1 प्लस दैट। और आप देख सकते हो ये नंबर में से कुछ भी कभी जीरो नहीं बनने वाला। तो कभी जीरो नहीं बनेगा मतलब आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसका मतलब वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा ही होगा। तो i प्लस m इज ऑलवेज इन्वर्टिबल। फिर अल्फा i प्लस m, तो i की जगह साथ में अल्फा डाल दो। अब यहां मैंने ये अल्फा को मैंने बीटा की तरह यूज किया क्योंकि उन्होंने भी इक्वेशन में अल्फा लिखा, तो अपना कुछ बन जाएगा अल्फा प्लस अल्फा आई, अल्फा प्लस अल्फा आई। तो थोड़ा वियर्ड लगता है, जनरल केस नहीं हुआ, तो मैंने बीटा लिख लिया। ये बना दिस दिस दिस, और हमें पता है ये इनमें से कोई भी अगर आपको जीरो बनाना है ना, जैसे मान लो इसको अल्फा को जीरो बनाना, तो ये तो साफ ही बोल रहा है कि अल्फा जीरो होना चाहिए। इसको जीरो बनाना है तो रियल पार्ट भी जीरो होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स पार्ट भी जीरो, मतलब अल्फा को जीरो होना ही पड़ेगा अगर आपको आइगन वैल्यू को जीरो करना है। तो मतलब अगर आप अल्फा जीरो नहीं लेते तो आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, और आइगन वैल्यू जीरो नहीं हो सकती मतलब मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होगा ही होगा। तो जब भी अल्फा नॉन जीरो होगा, तो जब भी अल्फा नॉन जीरो होगा इंप्लीकेशन आएगा कि m इज इन्वर्टिबल। जबकि स्टेटमेंट में क्या लिखा है कि ऐसा नॉन जीरो अल्फा मिल जाएगा, अच्छा m नहीं, अल्फा i प्लस m लिखा है कि ऐसा अल्फा नॉन जीरो मिल जाएगा कि ये इन्वर्टिबल ना हो, तो हमने लिखा कि नहीं मिलेगा कभी भी। और डी ऑप्शन में सीधा पूछ रहा है कि सारे आइगन वैल्यूज रियल हैं, तो हमने बोला जरूरी नहीं है। ये एग्जांपल देख लो, इस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज रियल नहीं है, एक रियल है बाकी दो कॉम्प्लेक्स हैं। तो ये क्वेश्चन था सीधा सीधा उन प्रॉपर्टीज पे। 2018 फिर 2019 में। अच्छा देखो इसमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही ले रखा है, बोलता है P एक नॉन नल मतलब नॉन जीरो रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जहां पे n इवन है। उसने क्वेश्चन को थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए ना n को इवन दे दिया। ओड होता तो हमें क्या पता लगता कि मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो है, एक आइगन वैल्यू जीरो है, पर उसने बोला कि इवन है, तब तो हम वो रिजल्ट नहीं लगा सकते। कह रहा बताओ फिर कौन सी सही है कौन सा गलत है, और इस बार उसने सिस्टम ऑफ इक्वेशन में पहुंचा दिए। तो ठीक है, पहली ऑप्शन लिख रहा है कि px इज इक्वल टू जीरो के पास हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। बताओ ax इज इक्वल टू जीरो होमोजेनियस सिस्टम में जहां a स्क्वायर मैट्रिक्स है, px स्क्वायर मैट्रिक्स है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, जब a इन्वर्टिबल ना हो तब आते हैं। पर यहां तो n इवन है, यहां तो n इवन है, इसलिए वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो भी सकता है। तो ऐसा केस जिसमें हमने p को इन्वर्टिबल ले लिया, उस केस में ये स्टेटमेंट गलत प्रूव हो जाएगी। हमें दिखाना है कि ऐसा केस हो सकता है। उसने मैट्रिक्स का साइज तो बताया नहीं, मैं इसलिए सिंपल से एग्जांपल ले लेता हूं। 0 1 -1 0, ये मैट्रिक्स एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इसमें px इज इक्वल टू 0 का यूनिक सोल्यूशन है x इज इक्वल टू 0। जीरो सोल्यूशन के अलावा इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसकी ये स्टेटमेंट क्या होगी गलत, कि इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकते, ये गलत हुई। अगर ये n ऑड नंबर होता ना तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती, क्योंकि ऑड में क्या होता है, डिटर्मिनेंट जीरो मतलब रैंक कम, रैंक कम मतलब नलिटी पॉजिटिव, नलिटी पॉजिटिव का मतलब ax इज इक्वल टू 0 के पास बहुत सारे सॉल्यूशन है। पर यहां a गलत है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है इनफाइनाइट है, किसी केस में फाइनाइट भी आ सकते हैं, जैसा ये केस है। अब बी ऑप्शन, बी ऑप्शन में है कि px इज इक्वल टू लैम्डा x के पास यूनिक सॉल्यूशन होगा जब भी मैं लैम्डा नॉन जीरो लूंगा और रियल नंबर लूंगा। किसके पास, px इज इक्वल टू लैम्डा x। पहले तो देखो इस इक्वेशन को देख के क्या याद आता है, आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू की इक्वेशन क्या होती है कि ax इज इक्वल टू लैम्डा x आना चाहिए, पर वहां हमें लिखना होता है कि x नॉन जीरो होना चाहिए। यहां उसने ऐसा कुछ नहीं बोला, वो बोलता कि मेरे को इसका सोल्यूशन चाहिए लैम्डा जब भी नॉन जीरो रियल नंबर हो।
तो पहले तो देखो x अगर मैं 0 लेता हूं तो हमेशा ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है ना। आप क्या करो, x को लिखो p इंटू 0 तो 0 ही आएगा, और लैम्डा इंटू 0 भी 0 ही आएगा। सो 0 इज ऑलवेज ए सॉल्यूशन। 0 तो हमेशा सॉल्यूशन है फॉर ऑल लैम्डा, चाहे लैम्डा 0 हो, चाहे लैम्डा नॉन 0 हो, चाहे लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर हो, चाहे लैम्डा नॉन कॉम्प्लेक्स नंबर हो, कुछ भी हो, 0 सॉल्यूशन तो हमेशा ही है। अब नॉन 0 सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करनी है। नॉन 0 सॉल्यूशन का मतलब है कि आपको आइगन वेक्टर ढूंढने हैं। आइगन वेक्टर ढूंढने लैम्डा के लिए, अगर आप लैम्डा के लिए आइगन वेक्टर ढूंढ रहे हो, इफ x इज नॉन 0 तो क्या इंप्लाई हो जाएगा, इंप्लाई हो जाएगा कि लैम्डा जो है वो आइगन वैल्यू है, कि अगर आपको नॉन 0 सॉल्यूशन मिल गया तो लैम्डा आइगन वैल्यू बन जाएगी। और लैम्डा का आइगन वैल्यू होने का क्या मतलब है बताओ जरा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या लिखा था हमने कि लैम्डा अगर आइगन वैल्यू है तो लैम्डा या तो 0 होगा या प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, जहां अल्फा एक नॉन 0 रियल नंबर है। मतलब या तो 0 होगा लैम्डा या अल्फा आई टाइप का होगा अगर आपको x नॉन 0 चाहिए तो। पर स्टेटमेंट में उसने साफ साफ लिखा है कि लैम्डा को आपको रियल नंबर लेना है और 0 भी नहीं लेना। मतलब ना तो वो बोलता है लैम्डा 0 लेना है, ना ही लैम्डा रियल नंबर, ना ही लैम्डा कॉम्प्लेक्स नंबर लेना, आपको रियल नंबर लेना है। तो हमने देखा अगर x नॉन 0 ढूंढा तो लैम्डा ऐसा हो जाएगा, पर वो बोलता है कि लैम्डा ऐसा नहीं लेना आपको, इसका मतलब x नॉन 0 नहीं होगा कभी भी। दिस इंप्लाइज x इज 0, के 0 वेक्टर ही मिल सकता है अगर आपने लैम्डा को रियल नंबर लिया और नॉन 0 लिया तो क्या प्रूव हुआ, पहले हमने किया कि 0 तो हमेशा सॉल्यूशन बनेगा, फिर प्रूव किया कि सिर्फ 0 ही सॉल्यूशन बनेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। दिस इंप्लाइज px is equal to lambda x has unique solution for every non-zero real number। क्लियर, कोई भी नॉन 0 रियल नंबर रखोगे ना तो एक ही सॉल्यूशन आएगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, 0 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब उसमें पुट करें और इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। चलिए अब सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में हमें इस P की हेल्प से, तो ये सही हो गया ना, इस P की हेल्प से एक नया मैट्रिक्स बनाना I प्लस P, I माइनस P का इनवर्स। पहले तो एक नया मैट्रिक्स बनाना है I प्लस P और I माइनस P का इनवर्स। और फिर क्वेश्चन क्या है, बोलता है अगर आप ऐसा मैट्रिक्स बनाते हो Q तो Q ट्रांसपोज Q आइडेंटिटी हो जाता है, मतलब वो एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये मेरा Q है, अब मैं Q ट्रांसपोज Q करता हूं। Q का ट्रांसपोज मतलब I प्लस P, I माइनस P इनवर्स, इसका ट्रांसपोज, और साथ में Q, बाद में लिख लेंगे इसको। अच्छा, ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, ये A है ये B है, ए बी ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, B ट्रांसपोज फिर A ट्रांसपोज। तो पहले B का ट्रांसपोज, तो आएगा I माइनस P इनवर्स का ट्रांसपोज, I प्लस P का ट्रांसपोज है ना, B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, साथ में Q। ऐसे कैसे, उसको एक बार बाद में लिख लेंगे, पहले इसको जस्टिफाई कर लें। ट्रांसपोज अंदर चला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है एडिशन में, तो यहां मैं ट्रांसपोज को I के साथ लगा सकता हूं, तो I ट्रांसपोज तो I ही आने वाला है, माइनस P का ट्रांसपोज, और ये इनवर्स ऐसे कैसे, फिर यहां पे भी I का ट्रांसपोज तो I प्लस P का ट्रांसपोज साथ में Q। चलिए अब हम यूज करते हैं कि P जो है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, P ट्रांसपोज विल बी माइनस P। तो P ट्रांसपोज विल बी माइनस P, और माइनस पहले भी है तो बन गया प्लस P, ऊपर इनवर्स ऐसे कैसे ही, ये आ गया I माइनस P है ना, क्योंकि P ट्रांसपोज है माइनस P। तो पहले तो मैंने अभी तक Q ट्रांसपोज को ही सोल्व किया, अब Q को लिख लेते हैं। Q था I प्लस P
i माइनस पी का इनवर्स, ये था क्यों। तो देखो क्या है, i प्लस पी का इनवर्स और ये है i प्लस पी, एक दूसरे का इनवर्स। ये क्या है, i माइनस पी, ये भी है i माइनस पी का इनवर्स, एक दूसरे के इनवर्स। अब अगर किसी तरह इनको आगे पीछे कर लें तो इनवर्स से इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और वी विल गेट आइडेंटिटी। पर बस इतना ही देखना है, क्या हम आगे पीछे कर सकते हैं। तो इन जनरल तो नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं किसी भी मैट्रिक्स ए बी को बी ए लिख लोगे, पर यहां कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, जब आप ये एक्सपेंशन ओपन करोगे तो सब कुछ p की पावर्स में आने वाला है, p स्क्वायर p क्यूब है ना, साथ में कुछ कोफिशिएंट्स, ये भी p की पावर्स में है, ये भी p की पावर्स में, सब कुछ p की पावर्स में है। तो जब a की मैट्रिक्स की कुछ पावर्स होती है, जैसे मान लो a क्यूब है तो ये लिखा है a स्क्वायर इंटू a, तो इसको तो मैं a इंटू a स्क्वायर कर सकता हूं ना। तो a की मैट्रिक्स यूज हो रहा है हर जगह पे, p उसी की पावर्स हो रही है, इस वजह से मैं इनको आगे पीछे कर सकता हूं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि i प्लस पी इनवर्स, फिर ये पहले लिख लूंगा i प्लस पी, फिर आगे है i माइनस पी, और फिर वो i माइनस पी इनवर्स। अब ये एक दूसरे के इनवर्स हैं, सब कट के आया i, तो प्रूव हुआ q ट्रांसपोज q इज i, और ये सही प्रूव हुआ। तो मतलब सी ऑप्शन जो लिखी है ना वो भी सही लिखा है। जब भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का यूज करके इस तरह का मैट्रिक्स बनाओगे ना, i प्लस पी i माइनस पी का इनवर्स, आप चाहो तो इनवर्स इधर भी कर सकते हो, ये हमेशा एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बनता है। उसका कारण ये है, आप सिंपल प्रोडक्ट कर रहे हो और ये सब कैलकुलेशन से प्रूव हो गया कि है। आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज कैसे ओपन होता है, ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इनवर्स भी ऐसे ही होता है बी इनवर्स ए इनवर्स, और एडिशन में ट्रांसपोज सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहां तो प्रोडक्ट था इसलिए पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, और यहां एडिशन था तो पहले ए फिर पी का ट्रांसपोज। बाकी यहां क्योंकि सब कुछ पी के पावर्स में, हम इनको रीअरेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वी गेट दिस, सी ऑप्शन इज फाइन, और ये आपको रिजल्ट के तौर पे याद रख लेना चाहिए, बड़ा अच्छा इक्वेशन है ये। डी ऑप्शन, सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ p इज 0, ये भी साफ साफ सही है। सम ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, ट्रेस, और ट्रेस को लेके क्या रिजल्ट किया था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ट्रेस हमेशा 0 होता है। तो सम ऑफ ऑल द आइगन वैल्यूज ऑफ p आर ऑलवेज 0, तो ये भी सही है, सी भी सही है, बी भी सही है, ए ऑप्शन गलत है, बी सी डी से। बस फिर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे बेस्ड 18 में था पिछला क्वेश्चन, ये 19 में है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, ये है जैम 2020 का क्वेश्चन, पिछले साल का, मतलब हर साल आ रहा है एक क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, M एक नॉन जीरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, हमें क्या चाहिए होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है M की हेल्प से ये नया मैट्रिक्स बनाया, I माइनस एम आई प्लस एम का इनवर्स, इसके बारे में बताना है। तो क्या मुझे ये क्वेश्चन करवाना चाहिए, पिछले क्वेश्चन का सी ऑप्शन है ये, I माइनस पी आई प्लस पी का इनवर्स। तो हमने क्या देखा था कि ये हमेशा ऑर्थोगोनल बनता है। तो अगर याद होगा किसी को तो वो सीधा ही चेक किए बिना आंसर निकालेगा, 2 सेकंड में क्वेश्चन हुआ और आगे चला जाएगा। अदरवाइज आप बैठ के देख लो, क्योंकि वो ऑर्थोगोनल है तो इन्वर्टिबल तो होगा ही होगा, इसका मतलब वो सिंगुलर नहीं हो सकता। तो ये भी गलत। सिमेट्रिक है या नहीं, हमने इसका ट्रांसपोज लिया था, हमने इसका, अच्छा उसमें यहां माइनस लिखा है यहां प्लस लिखा, पर आप फिर से करना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। हमने इसका ट्रांसपोज लिया था तो ये आया था कि यहां प्लस हो गया था, बाद में यहां माइनस हो गया था, तो क्यू ट्रांसपोज क्यू तो नहीं आया था, इसका मतलब वो सिमेट्रिक नहीं है। और ये बोल रहे हैं कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक तो नहीं है। और फिर लास्ट ऑप्शन एडम्पोटेंट है या नहीं। एडम्पोटेंट का मतलब, अगर मैं इसको क्यू का नाम दूं तो एडम्पोटेंट का मतलब इसका स्क्वायर करने पे वापस यही आ जाना चाहिए। तो देखो जरा आता है कि नहीं, ये आपका टास्क है, ठीक है। इसी को इसी से मल्टीप्लाई करो और देखो वापस क्यू आता है कि नहीं, नहीं आएगा। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे ये क्वेश्चन है, और हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है। हो सकता है पीछे भी हो, मैंने 2018 तक ही देखा था,
ये हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ध्यान दे लेना, जब आपको आइगन वैल्यूज की प्रॉपर्टीज यूज करनी है तो मैट्रिक्स रियल मैट्रिक्स होना चाहिए, और हाँ आता रियल ही है हमेशा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।